वेलकम टू बायोस्कोप वाला। और आज हम देखेंगे फेयर स्ट्रीट 1994। कहानी शुरू होती है शिरडी साइड मॉल से। शुरुआत में ये जो लड़की है अपने एक कस्टमर को एक बुक सेल करती है। जैसी वो लेडी जाती है ये अपने कलीग को फ़ोन लगाती है जिसका नाम है रायन। वो रायन से बोल रही होती है कि आज रात तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। इनके बीच ऐसे ही बातें होती हैं और फिर रायन निकल जाता है। वो उससे बोलता है कि अपना काम ख़त्म करके तुमसे मिलता हूँ। जैसे ही ये मुड़ते हैं तो रायन को एक आवाज़ आती है, रायन करके। रायन उससे पूछता भी है कि तुमने कुछ बोला, लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तभी उस लड़की को अचानक से एक बुक गिरी हुई दिखती है। वो जाके उस बुक को उठाती है और उसकी जगह पर उसको रखती है। अचानक वहाँ पे दूसरी बुक भी गिर जाती है। उसे यहाँ पे कुछ और लगता है। पूरे मॉल की लाइट्स ऑफ है और वहाँ पे बहुत सूना हो रखा है। उसे डर लगता है। उसे लगता है कि कोई मजाक है जो कि रायन कर रहा है। तभी अचानक एक स्कल मार्क्स पहने हुए आदमी उसे पीछे से स्टैब करता है। वो उसे चाकू मार देता है, लेकिन वो बच जाती है और उससे भागती है। वो रायन को आवाज़ देती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। वो देखती है कि और जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वही वहाँ पे मरे हुए पड़े हैं। वो बड़ी मुश्किल से फ़ोन तक पहुँचती है और 911 पे कॉल करती है, लेकिन कॉल पिक नहीं होता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि वो जो स्कल मार्क्स वाला खूनी रहता है वो उसका पीछा करता रहता है। जैसे कि ये सीरीज़ 1994 पे बेस्ड है, तो हमें पता है कि अभी यहाँ पे मोबाइल नहीं है इनके पास। सभी चीज़ें जो हैं, पूरा सेटअप जो है वो एज़ पर 1994 के एरा के हिसाब से है। ये लड़की उस खूनी से बहुत भागती है, छुपती है, लेकिन फाइनली वो उसके बैक पे छुरी से मार ही देता है। वो इसको गिरा के इसके सीने पे स्टैब कर देता है। मरते मरते वो लड़की इसका मार्क्स अलग करती है। वो देखती है कि ये तो रायन ही है जिसने उसे मारा है। रायन उसको फाइनली जान से मारने वाला होता ही है। उतने ही पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि इसको शूट कर देता है उसके हेड पे। इसके बाद ये जो इंसिडेंट है यहीं पे ख़त्म हो जाता है और कहानी फिर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे अब हम देख पाते हैं डीना को, जो कि कहानी का एक मेन कैरेक्टर है। इसका सैम से ब्रेकअप हुआ है। सैम इसका लव इंटरेस्ट है। ये सैम को एक फाइनल हेट लेटर लिख रही है। अब हमें दिखाया जाता है जॉश को, जो कि डीना का ही भाई है। जॉश जो है वो किसी से ऑनलाइन चैट कर रहा होता है, किसी क्वीन नाम के यूज़र से। मॉल में जो मर्डर्स हुए हैं ये सब डिस्कस करते रहते हैं ऑनलाइन चैट पे। बेसिकली जॉश जो है ये एक टेकी बंदा है, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। ज़्यादातर टाइम में अपना इंटरनेट पे ही बिताता है। तभी डीना आ जाती है और वो जॉश को बोलती है कि पूरा टाइम तुम ये क्या करते रहते हो, ऑल टाइम तुम इंटरनेट ही यूज़ करते रहते हो। जॉश डीना को बताता है कि जो रियल मीडिया है वो लोगों को सच नहीं बताता है। ये जो मर्डर्स हो रहे हैं इसके पीछे एक मिस्ट्री है और ये अभी से नहीं हो रहे हैं, ये बहुत पहले से हो रहे हैं। उसको ये सब इन्फॉर्मेशन जो है एक सीक्रेट ऑनलाइन ग्रुप से मिलती है। वो बोलता है कि एक सारा फेयर नाम की विच है जो लोगों से ये सब करा रही है। 1666 में जब इस विच को मारा गया था उसके बाद से उसका कर्ज जो है वो लोगों से ये सब करवा रहा है। डीना जॉश की ये सब बात नहीं मानती है और वो जॉश को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग अब हाई स्कूल जा रहे हैं। डीना जो है वो सभी कपल्स को देख के जलसी फील कर रही है। उसे कहीं ना कहीं सैम की याद आ रही है। इनका जो पूरा हाई स्कूल है ये अभी भी उस मॉल वाले इंसिडेंट की बात कर रहा है और हर कोई जो यहाँ पे है वो सहरा फेयर्स को लेके डरा हुआ है या फिर उसकी बात कर रहा है। सबका यही मानना है कि जो विच है वापस आ गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लॉकर में जो भी बच्चे मरे हैं रिसेंटली उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि ये जो इंसिडेंट है यहाँ पे आम है, ये अक्सर होते ही रहते हैं। अब हमें यहाँ पे कहानी के दो और मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। उनका नाम है केट और साइमन। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं और चीयर लीडर्स हैं वो आज शाम को इकट्ठा होंगे। जो भी लोग उस मॉल पे मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। डीना वहाँ जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे सैम भी होगी, लेकिन फिर भी केट के बोलने पे वो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, एक है सनीवेल और एक है शिरडी साइड। ये दो नेबरिंग टाउन्स हैं। अब हम देख पाते हैं सैम को, जो कि डीना का लव इंटरेस्ट है। ये कोई लड़का नहीं है, ये लड़की है। अब हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि डीना और सैम जो हैं वो लेस्बियंस हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इनका ब्रेकअप हो गया है। सैम जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे आई हुई है। सैम को उस लड़के के साथ देख के डीना को बहुत जेलसी होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। डीना दूर जाके बैठती है और सैम को मिस करती है। तभी वहाँ पे सैम आ जाती है। इनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चालू हो जाता है। डीना सैम को ये बोलती है कि तुम डरती हो लोगों से ये बताने के लिए कि हम लेस्बियंस हैं, इसलिए तुमने मुझसे दूर भागा
और तुमने टाउन ही चेंज कर लिया, क्योंकि अब सैम जो है वो सनीवेल के चीयरलीडिंग टीम में है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि पीटर जो है, जो अभी रिसेंटली सैम का बॉयफ्रेंड है, वो यहाँ पे कुछ कमेंट करता है। उतने में सनीवेल एंड जो चिड़ी साइड है, उनकी लड़कों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। फ़ाइट ओवर होती है और फिर ये लोग अपने स्कूल बस पे निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस बस का पीछा एक कार कर रही होती है, जो कि बहुत स्पीड से उनके साइड आ रही है। इस कार में और कोई नहीं बल्कि पीटर और सैम है और उनका एक फ्रेंड है। वो लोग इनके बस पे कांच की बॉटल्स मारते हैं और कुछ भी चीज़ें जो है वो फेंक के मार रहे होते हैं। सैम उन्हें मना भी करती है, लेकिन पीटर और उसका दोस्त दोनों ही उसकी बात नहीं सुनते। डीना ये सब बस से देखती रहती है। तभी वो डिसाइड करती है जो इमरजेंसी गेट है बस का, उसको ओपन करने का और इनको सबक सिखाने का। वो केट की हेल्प से एक पानी से भरा कांच का जार इनकी कार पे फेंकना चाहती है। तभी डीना की नाक से खून आने लगता है और केट उससे बोलती तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। उतने में वो जो कांच का जार है वो उसके हाथ से छूट जाता है और जाके सीधा कार पे लगता है। पीटर की कार जो है वो उससे कंट्रोल नहीं होती है और उसको एक्सीडेंट हो जाता है जंगल में। उनकी कार पेड़ों के बीच में फंसी हुई है। डीना बस रुकवाती है और सैम को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे जाती है। सैम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है। वो बड़ी मुश्किल से कार का गेट खोलती है और बाहर आती है ज़मीन पे। जैसे ही अपना हाथ वो ज़मीन पे रखती है, उसे वहाँ पे कुछ विजुअल्स दिखते हैं और उसकी नाक से भी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। ये लोग पुलिस को तो समझा लेते हैं झूठ बोल के कि कार का एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ नहीं मालूम। तभी हम देखते हैं कि पीटर डीना को धमकी दे रहा है कि अब तुम सब बचोगे नहीं, मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डीना का घर, जहाँ पे जॉश एंड डीना बात कर रहे होते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। डीना बाहर जाके चेक करती है तो उसे कुछ दिखता नहीं है, पर जब वो विंडो पे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है स्कल मार्क्स पहने हुए। डीना को लगता है कि ये पीटर है। पीटर जो कि सैम का बॉयफ्रेंड है, तो डीना उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन एक बार फिर से डीना जब देखती है अपने विंडो से, तो उसे वही स्कल मार्क्स पहना हुआ आदमी दिखता है। वो उसे एक चाकू दिखा रहा होता है। डीना गुस्से में आके केट को कॉल करती है और उससे बोलती है कि पीटर स्कल मार्क्स पहन के घूम रहा है और ट्राई कर रहा है उसे डराने का। केट जो है वो अभी यहाँ पे बेबी सिटिंग कर रही होती है, तो वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पे हम देखते हैं साइमन को भी। साइमन ने अभी भी वही टी शर्ट पहनी हुई है जिस पे सैम ने उल्टी कर दी थी। उसकी टी शर्ट में सैम का खून लगा हुआ है। केट उसको बोलती है चेंज करने के लिए और वापस बच्चों के पास जाती है। तभी केट एंड साइमन को कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो डरते हुए उस रूम के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही स्कल मार्क्स पहने हुए आदमी रहता है, जो कि उस टी शर्ट को, इसमें खून लगा हुआ था सैम का, उसे वो सूंघ रहा होता है, उसे वो चाकू मार रहा होता है। केट को भी यही लगता है कि ये पीटर है और उनको डराने के लिए आया है। नेक्स्ट सीन में डीना, केट, साइमन एंड जॉश ये सभी साथ में हैं। अब ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे पीटर को सबक सिखाना है। डीना यहाँ डिसाइड करती है कि वो सैम के पास जाएगी हॉस्पिटल में और बताएगी कि देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो कैसा है। ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। डीना सैम से मिलती है और उसको बताती है कि पीटर मेरे पास भी आया था और केट के पास भी गया था चाकू लेके हमें डराने के लिए। लेकिन सैम नहीं मानती है। वो डीना को बोलती है कि पीटर पूरे टाइम मेरे ही साथ था, वो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। इनके बीच में आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत हीटअप हो जाती है। उतने वहाँ पीटर भी आ जाता है। वो इन लोगों की बात सुन रहा होता है। इनके बीच का आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ते ही चला जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीटर को किसी ने चाकू मार दिया है पीछे से। और कोई नहीं, वही स्कल मार्क्स वाला आदमी रहता है। पीटर अब मर चुका है, वो ज़मीन पड़ा है। सैम एंड डीना डर के वहाँ से भागने लगते हैं। ये भागते भागते छुपते हैं। तभी ये देखते हैं कि जो और भी स्टाफ है उसको भी मार दिया उस मार्क्समैन ने। मार्क्समैन इन दोनों को ढूंढ लेता है और मारने का ट्राई करता है। मार्क्समैन से बचते बचते डीना उसका चेहरा देख लेती है। ये और कोई नहीं, रायन ही है। हाँ वही, जो हमने स्टार्ट में देखा था मॉल में, जो लड़के ने मारा था उस लड़की को, ये वही रहता है। ये लोग एक एम्बुलेंस में बैठ के वहाँ से भागते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वाले इनकी बात नहीं मान रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बीते दिनों हमें कई ऐसे फेक कॉल्स आए हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि मार्क्समैन लोगों को मार रहा है। टीना उनको बताती है कि ये वही आदमी है रायन, मैंने उसे देखा था, वो हमें मारने का ट्राई कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों को इन्हें भरोसा नहीं होता, क्योंकि रायन जो है उसे हेड पे शूट किया था और वो ऑन द स्पॉट ही मर गया था। पुलिस वाले डीना एंड सैम को बोलते हैं घर जाने के लिए।
डीना किसी तरीके से एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर चुरा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉश, केट एंड साइमन को बात करते हुए। साइमन इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। साइमन को यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई दिखती है जो कि कुछ गाना गा रही होती है। साइमन उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तभी अचानक से वो लड़की साइमन पर अटैक कर देती है। वो गाना गाते गाते साइमन पे एक रेज़र से हमला कर रही होती है। साइमन बहुत ट्राई करता है कि वो लड़की उसको उस रेज़र से मार नहीं पाए, लेकिन फाइनली जैसे ही वो उसको मारने वाली होती है तो डीना पीछे से आके शूट कर देती है उस रिवॉल्वर से। ये वही रिवॉल्वर है जो डीना ने उस पुलिस वाले से चुराई थी। 3-4 गोलियां लगने के बाद भी वो लड़की मरती नहीं है और वापस से खड़ी होने लगती है। ये सब लोग बहुत डर जाते हैं वो देख के और वहाँ से भागने लगते हैं और वापस से एम्बुलेंस में आ जाते हैं। इन लोग को यहाँ पे अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। गोलियाँ लगने के बाद भी ये लोग मर नहीं रहे हैं। जॉश साइमन से पूछता है, क्या वो लड़की गाने गा रही तुम्हें मारते मारते? तो साइमन बोलता है हाँ, वो गाने गा रही थी। बताता है कि उस लड़की का नाम रूबी लेन है। 1965 में उसने अपने बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स सबको ऐसे ही मारा था, गाना गाते गाते एक रेज़र की हेल्प से। और इन सब के बाद उस लड़की ने खुद को भी मार लिया था। जॉश यहाँ पे बताता है कि ये हर कुछ टाइम के बाद होता है। ये सब चीज़ जो है सारा फेयर्स जो विच है उससे जुड़ा हुआ है। वो हर टाइम के बाद कुछ किलर्स आते हैं और लोगों को मारते हैं, जो कि सारा फेयर्स के कर्ज का ही नतीजा है। केट यहाँ पे इम्प्रेस भी होती है जॉश की बातों से। ये सब लोग अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वापस ये अब उस विच की कब्र के पास जाएंगे जहाँ पे सैम का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कब्र को ठीक करेंगे। इन्हें लगता है कि शायद सैम ने गलती से उसकी कब्र बिगाड़ दी है, इसलिए वो ये सब कर रही है। जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और सैम उस विच की कब्र के ऊपर हाथ रखती है ज़मीन पे, तो उसे एक आवाज़ आती है, इट्स यू, इट्स यू। लोग कब्र को ठीक तो करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। फिर से उनके ऊपर एक अटैक होता है। इस बार ये एक नया किलर है। ये नाइटविंग का जो इंसिडेंट हुआ था ये उसका किलर है। वो जो कैंप नाइटविंग का किलर रहता है वो सिर्फ सैम पे ही हमला करता है। इनफैक्ट वो किसी और को नोटिस ही नहीं करता है। ये सब लोग जान बचा के वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन तभी डिसाइड करते हैं कि इनको अब कुछ करना रहेगा इसके लिए। केट इन सब लोगों को बताती है कि वो जो किलर है वो हमारे पीछे नहीं है, वो सिर्फ सैम के पीछे है। उसकी बात कोई नहीं मानता। डीना बोलती है कि उस किलर ने मुझ पे भी अटैक किया था और साइमन पे भी अटैक किया था। लेकिन केट यहाँ पे बताती है कि ये जो किलर्स हैं ये सैम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि साइमन की जो टी शर्ट है उस पर भी सैम का ब्लड लगा हुआ है और डीना के शूज़ में सैम का ब्लड लगा होता है। जॉश यहाँ पे डिसाइड करता है सैम को एज अ बेट, एक चारे के रूप में यूज़ करने के लिए, ताकि उन सब किलर्स को एक जगह पे ला सके और मार सके। ये सब डिसाइड करते हैं कि पहले अपने आप को एक क्लीन करेंगे, जितना भी ब्लड है वो सब अलग करेंगे और फिर उन लोगों को मारेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सब अपने स्कूल आ गए हैं। यहाँ पे ये लोग अपने पुराने कपड़े निकालते हैं और सभी लोग नहा के चेंज करने जाते हैं। साइमन अकेला जाता है, सैम एंड डीना एक साथ जाती हैं और केट जो रहती है वो जॉश को बुला लेती है अपने साथ। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इंटीमेट सीन देखने मिलते हैं सैम एंड डीना के बीच में और केट एंड जॉश के बीच में। वॉशरूम से बाहर आने के बाद ये सब लोग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। लोग सैम के हाथ में कट करते हैं और उसके ब्लड को पानी में डालते हैं और उसे सभी एंट्रेंस में जाके एक मॉप की मदद से ज़मीन पे लगा देते हैं। और ये जो ब्लड की लाइन बन रही होती है मॉप के थ्रू, ये सभी जाके एक रूम में एंड होती है। इस रूम के अंदर ये लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जिससे कि आग लग सके और धमाका हो सके। फाइनली एज़ पर प्लान अब ये लोग वेट कर रहे हैं उन किलर्स का। वहाँ पे ये सभी किलर्स अलग अलग साइड से आ जाते हैं, जो कि है रूबी लेन, कैंप नाइट विंग किलर, देन स्कल मार्क्स किलर। ये सारे किलर्स सीधा सैम के ब्लड को सेंस करते हुए उस रूम के अंदर चले आते हैं। इनका प्लान जो रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सैम किसी तरीके से वहाँ से भागती है और दूसरे रूम में पहुँच जाती है और ये लोग बाहर से उस रूम में आग लगा देते हैं। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। ये सब लोग अब खुश हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि सभी जो किलर्स हैं वो अब मर गए हैं और ये लोग बच गए हैं। ये लोग खुश होकर उस रूम में जाते हैं और चेक करते हैं। तभी ये देखते हैं कि वो जो किलर्स हैं वो वापस से ज़िंदा हो रहे हैं। उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फिर से बनना स्टार्ट हो रहे हैं
और ये देख के ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एक रूम में जाके ये लोग सब छुप जाते हैं। केट यहाँ पे बोलती है कि ये सभी किलर्स हमारे पीछे नहीं हैं, तो इसके लिए हम क्यों मरें। हम सीधा सा सैम जो है उसको बाहर कर देते हैं, ये किलर सैम को मार देंगे और बाकी लोग बच जाएंगे। डीना यहाँ पे इनको मना करती है ऐसा करने के लिए। सैम यहाँ पे खुद डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके कारण कोई और लोग मरे। डीना के बहुत मना करने के बाद भी ये लोग सैम को बाहर कर देते हैं गेट के। सभी किलर्स जो हैं अब सैम को मारने ही वाले होते हैं। उतने हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉश अंदर एक पेपर की कटिंग पढ़ता है। वो ये बोलता है कि इससे बचने का तरीका है। एक लड़की है जो ये सब होने के बाद भी बची हुई है, जिसका नाम है सी बर्मन। किलर्स यहाँ पे सैम के पास पहुँचने वाले होते हैं। उतने में ये लोग उसे वापस गेट के अंदर कर लेते हैं और किलर्स के अंदर आने से पहले ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सैम यहाँ इन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों ने ये क्यों किया, मुझे क्यों बचाया। तो जॉर्ज उसे बताता है कि तुम्हें मरना तो पड़ेगा, लेकिन तुम मर के अगर ज़िंदा हो जाती हो तो तुम बच जाओगी, क्योंकि जो लड़की पहले इन सब से बची थी वो मर गई थी, लेकिन उसे एक लड़के ने CPR दिया और बाद में वो ज़िंदा हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पुलिस वाले को। ये वही पुलिस वाला है जिसने डीना की इन्वेस्टिगेशन करी थी और उससे कहा भी था कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। वो एक घर के बाहर खड़ा रहता है और एक लेटर लिख के वहाँ पे डालता है। उस लेटर में लिखा रहता है इट्स हैपनिंग अगेन। इस पुलिस ऑफिसर का कुछ तो रिलेशनशिप है, ये सब कुछ चीज़ें जो हो रही हैं वो इसके बारे में कुछ तो जानता है। ये लोग अब वापस मॉल में आ जाते हैं। इनका प्लान अब ये है कि सैम को ये कुछ देर के लिए मारेंगे और वापस उसको ज़िंदा करेंगे, उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करके। मन बताता है इन लोगों को कि उसका भाई जो है वो भी कुछ देर के लिए मर गया था, उसने कुछ पिल्स खा ली थी, लेकिन उसके अंदर ये लोग कुछ इंजेक्ट करते हैं और वापस उसे ज़िंदा कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि सेम चीज़ सैम के साथ ट्राई करेंगे, उसे 2 मिनट के लिए मार डालेंगे और वापस उसे ज़िंदा कर लेंगे। केट सैम को कुछ पिल्स देती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये हर 5 मिनट में खाने होंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। इसको खाते ही तुम कुछ देर के लिए मरोगी, लेकिन वापस तुम्हें हम ज़िंदा कर लेंगे तुम्हारे अंदर कुछ इंजेक्ट करके। अब यहाँ पे डीना को सैम को पिल्स खिलानी है एज़ पर द सीक्वेंस एंड टाइम, और जॉश, साइमन एंड केट को जो किलर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना है, उनको दूर रखना है सैम से। लोग अब अलग अलग हो जाते हैं और पूरे मॉल में घूमने लगते हैं उन किलर्स को देखते हुए। नेक्स्ट सीन में डीना यहाँ पे सैम को पिल्स खिला रही होती है। उतने में उसके पीछे से वो मार्क्समैन किलर जो रहता है वो अटैक करता है। केट इन लोगों को तो बचा लेती है, लेकिन अब वो किलर इसके पीछे पड़ गया है। केट बहुत ट्राई करती है उससे भागने का, उससे लड़ने का, लेकिन फाइनली वो जो किलर रहता है केट को मार देता है। उसका पूरा चेहरा वो एक स्लाइसर में डाल देता है और उसका फेस जो रहता है पूरा स्लाइस हो जाता है। यहाँ पे अब वो तीनों किलर्स आ गए हैं। जॉश एंड साइमन ये देख लेते हैं कि केट मर चुकी है। सडनली साइमन के सर पे वो जो कैंप नाइटविंग किलर रहता है वो अपना एक्स मार देता है और साइमन ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। सैम यहाँ पे पिल्स नहीं खा पाती हैं। फिर डीना डिसाइड करती है कि वो सैम को पानी में डुबो के मार देगी, जिससे ये सब ख़त्म हो और सैम बच सके। डीना यहाँ पे बहुत ट्राई कर रही है सैम को पानी में डुबो के मारने का, और ये जो सभी किलर्स हैं अब इनके बहुत पास आ गए हैं। जॉश भी अब मरने ही वाला होता है, उसके पीछे भी किलर्स लगे हुए हैं। फाइनली डीना के बहुत ट्राई करने के बाद सैम लास्ट मोमेंट में मर ही जाती है और ये सभी किलर्स जो रहते हैं वो गायब हो जाते हैं। किलर्स तो यहाँ पे गायब हो गए हैं, लेकिन सैम अब मर चुकी है। डीना बहुत ट्राई करती है सैम को बचाने का, वो उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करती है, लेकिन तब भी सैम जो है वो ज़िंदा नहीं होती है। फाइनली डीना डिसाइड करती है उसको CPR देने का। जैसे उसे वो CPR देती है तो सैम वापस ज़िंदा हो जाती है। केट एंड साइमन अब मर चुके हैं, लेकिन ये तीनों सेफ़ हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सब अब एक पुलिस स्टेशन पे हैं और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो और कोई नहीं, वही पुलिस ऑफिसर कर रहा है जिसने वो लेटर डाला था उस घर में। वो बहुत ट्राई करता है इनसे सच जानने का, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। वो सैम से बोलता भी है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जब तुम अभी भी मर के वापस आई हो, लेकिन सैम बोलती है शायद मैं शॉक में हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये लोग अब बच चुके हैं और इस बात से खुश हैं। सैम डीना को बोलती है कि आज रात मैं तुमसे मिलूंगी तुम्हारे घर पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम एंड डीना एक रूम में हैं, वो बातें कर रहे हैं और जॉश अलग अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ जो है सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है उसी क्वीन से, जो उसका ऑनलाइन ग्रुप है, सीक्रेट ग्रुप है,
वहीं पे वो बात कर रहा है। उतने में डीना के घर का फ़ोन रिंग करता है और उसे एक आवाज़ आती है। वो उससे पूछता है, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? तो डीना उससे पूछती है कि कौन बोल रहा है? तो वहाँ से वो लेडी बोलती है, मैं सी वर्मन बात कर रही हूँ, तुमने मुझे कॉल किया था। डीना उस पर गुस्सा करती है। वो बोलती है, जब आपकी ज़रूरत थी तब तो आपने कुछ बताया नहीं। वहाँ से वो लेडी उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन वो एक विच है, वो रूल्स चेंज कर सकती है। उसके लिए अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ स्टार्ट हुआ है। उतने में हम देखते हैं कि सैम डीना के पीछे से उसको स्टैब कर देती है। कोई नुकीली चीज़ रहती है, वो उसके पेट में मार देती है। इट मीन्स सैम जो है वो अभी पॉसेस्ड है, वो अभी भी उस विच के ही कंट्रोल में है। डीना बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाती है सैम से, और सैम को उस टेलीफोन की कॉर्ड से बांध देती है और जॉश के पास जाती है। वो जो विच है, सारा पियर्स, ये किसी भी तरीके से अब सैम को मारना चाहती है और सैम अभी भी उसी के कंट्रोल में ही है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम एंड जॉश अब उस लेडी के पास है जिसका नाम है सी बर्मन। उसके साथ भी सब कुछ हो चुका है। वो उनको बता रही होती है कि कैसे कई साल पहले उसके साथ भी सब कुछ हुआ था। इसी के साथ ये जो एपिसोड फर्स्ट है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके एंड में हमें पार्ट 2 के लिए कुछ उसके सीन भी दिखाए जाते हैं कि पार्ट 2 में क्या हो सकता है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सो फॉर द सेकेंड एपिसोड, प्लीज़ स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। Thank you for watching.